आज के प्रैक्टिस सेट 27 में हम संविधान के कुल 24 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए ये 24 प्रश्न बहुत ही बेसिक हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इनको छोड़ना नहीं है, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था। तो इसका उत्तर बताइए। देखिए जितने भी प्रश्न हैं यानी कि टोटल जो 24 प्रश्न हैं, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि कितना आपने सही किया है। देखिए हमारा प्रश्न जो है ये है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था। तो देखिए संविधान सभा को भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। देखिए ये ऐसा प्रश्न है जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा चुका है। तो रेलवे के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा कि भारत का जो संविधान था, इसके निर्माण में जो भारतीय संविधान सभा थी, ठीक है। देखिए संविधान सभा का गठन किया गया था संविधान के निर्माण के लिए। तो संविधान सभा को जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में। देखिए जो हमारी संविधान सभा थी, तो इसके पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। और जो आपका संघ संविधान सभा था, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में घुमा के रहता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। और जो आपका मौलिक अधिकार उप समिति था, इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। देखिए ये प्रश्नों के रूप में अगर मैं आपको दूं तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। लेकिन 11 प्रश्नों का समरी आपको एक पेज पे मिल गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो देखिए ये अधिनियम आपका है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का अधिनियम में जो है, ठीक है, उसमें जो है कलकत्ता में यानी कि कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी प्रमुख विशेषता है, बताइए। देखिए यहाँ पे टोटल 3 विशेषताएं दी गई हैं और इसमें जो सही उत्तर मैं आपको बताता हूँ इन तीनों में से सही कौन है। देखिए इसमें पहला और तीसरा विकल्प सही है। पहला तीसरा विकल्प क्या है। पहला है कि प्रांतों की जो कार्यकारिणी सरकार थी, इसमें द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। और जो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 था, तो इसमें यह भी प्रावधान था, देखिए, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण होना, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की ये 2 विशेषताएं हैं। पहला विशेषता क्या है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई इसमें, और केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया। बाकी दूसरा वाला गलत है, इसको पढ़ना भी बेकार है। और चौथा प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो देखिए केंद्र में द्वैध शासन जो है ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। पांचवा प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है, बताइए। देखिए राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है प्रेरित है। देखिए जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। और छठा प्रश्न कि किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो है संभव बनाया, बताइए। देखिए जितने भी अधिनियम मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी अधिनियम बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो इसको नोट भी करते चलिएगा और इसको एग्जाम के पेपर पढ़ के जाइएगा। देखिए जो आपका चार्टर एक्ट 1833 था, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 जो था, तो इस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में यानी कि अपने ही भारत देश में भारत के प्रशासन में जो है कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। इससे पहले जो है कोई अधिकार नहीं था कि वो अपने यानी कि जितने भी इंडियंस हैं ये अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा ले सकें। तो चार्टर एक्ट 1833 के बारे में याद रखिएगा। देखिए जो आपका चार्टर एक्ट 1833 था,
तो इसकी जो धारा 87 थी इसमें ये शक्ति प्रदान की गई थी कि जितने भी भारतीय हैं ये अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा ले सकेंगे। सातवां की 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी बताइए। देखिए 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित जो संघ में अवशेष शक्तियां हैं ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। और आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया। देखिए बर्मा जो है ये म्यांमार का पुराना नाम है। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था और बर्मा यानी कि म्यांमार पहले इंडिया यानी भारत का ही पार्ट हुआ करता था। देखिए जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के फलस्वरूप जो है जो आपका बर्मा यानी कि म्यांमार है ये भारत से अलग हुआ था। और नवा प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था और ये प्रस्ताव जो है किसके द्वारा पेश किया गया था, उत्तर बताइए। देखिए ये प्रस्ताव जो है ये क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में जो है पेश किया गया था। फिर से सुनिए, देखिए एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है ये क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में पेश किया गया था। 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था बताइए। देखिए भारतीय संविधान सभा का जो गठन है ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 11वां प्रश्न है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे बताइए। देखिए 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति थे इनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए आप बता दूं अंतरिम सरकार जो है ठीक है, तो इस अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार जो है ये 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार संभालेगी। देखिए इस अंतरिम सरकार में वायसराय को कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष बनाया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसका उपाध्यक्ष या फिर उपसभापति बनाया गया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और 12वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा थी इसके सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था। फिर सुनिए, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था बताइए। देखिए भारतीय संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। 13वां प्रश्न की भारतीय संविधान की सभा की स्थापना जो है ये कब की गई थी बताइए। देखिए जो भारतीय संविधान सभा है ठीक है, इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की थी और इसी दिन यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। 14वां प्रश्न की भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बताइए। देखिए भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 15वां प्रश्न की भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बताइए। देखिए भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 16वां प्रश्न की भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था बताइए। देखिए भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। 17वां प्रश्न की संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है ये किसने रखा था। देखिए ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसको नोट करते रहिएगा ठीक है। देखिए हमारा प्रश्न है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो देखिए जो संविधान सभा थी इसके सम्मुख संविधान की जो प्रस्तावना है यानी कि संविधान में प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है ठीक है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 18वां प्रश्न की भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए बताइए। देखिए भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे, ये पूछा गया एग्जाम में। और 19वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी बताइए। देखिए जो आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत जो है जो आपका भारतीय विधान परिषद है इसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी।
और 20वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बताइए। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो भारत के उस समय संवैधानिक सलाहकार थे, ये आपके थे बी.एन. राव। और देखिए, जो कि बी.एन. राव है, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। तो कभी कभी बी.एन. राव देता है, कभी कभी बेनेगल नरसिंह राव देता है, मैक्सिमम यही आपको मिलेगा। लेकिन अगर पूरा नाम कभी कभी दिया रहे बेनेगल नरसिंह राव तो उसको याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए। देखिए, जो भारत का संविधान है तो इसके निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी कि बी.एन. राव को जो है संवैधानिक सलाहकार अपॉइंट किया गया था। और 21वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था, बताइए। देखिए, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। 22वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। देखिए, जो भारत का संविधान है ये पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। और इसी दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत भी किया गया था, यानी अपनाया गया था। देखिए, यह प्रश्न घुमा के पूछता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान जो है ये किस तिथि को अपनाया गया। तो कभी कभी लिखता है अंगीकृत किया गया, कभी कभी अपनाया गया। तो तिथि क्या आपकी है 26 नवंबर 1949। हमेशा याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया था। 24वां प्रश्न ये किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, बताइए। देखिए, 1950 में जो है 26 जनवरी को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो टोटल आपके 24 प्रश्न पूरे हो गए हैं। और कमेंट बॉक्स में बता दिए कि आपने 24 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और दो काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, सबकी सोशल मीडिया की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करके इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।